How's it going everyone? It's your boy Ashu and welcome back to another video of Nerdy Pods। तो दोस्तों आपने ग्रज नाम के मूवी फ्रेंचाइज के बारे में सुना ही होगा और मोस्ट ऑफ लोगों ने तो ये मूवीज देखी ही है। एक्चुअली ग्रज की स्टोरी ओरिजिनली जापानीज है जो तकाशी शिमुजे ने क्रिएट की है और जापान में इसे जुऑन नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तकाशी शिमुजी ने इस स्टोरी को एक शॉर्ट फिल्म के जरिए से दिखाया था। उस शॉर्ट फिल्म का नाम कात्सुमी था जो 1998 में रिलीज हुई थी। उसके बाद जापान में जुऑन नाम की फिल्म सीरीज भी बनी, जैसे कि जुऑन द कर्स 2, जुऑन द ग्रज और जुऑन द ग्रज 2। फिर बाद में जुऑन की स्टोरी को ब्रेक थ्रू और एक्सपोजर अमेरिकन मूवी फ्रेंचाइज द ग्रज से मिला जो कि 2004 में आई थी। इस मूवी पर तकाशी शिमिजू और इविल डेड के क्रिएटर सैम रेमी ने एक साथ मिलकर काम किया था और आगे चलकर फिल्म बहुत ही हिट हुई और फिल्म की फ्रेंचाइज भी कंटिन्यू रही। तो आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुए द नेटफ्लिक्स ओरिजिनल शो जुऑन द ओरिजिन्स के बारे में, जो कि कंसिस्ट करते हैं टोटल 6 एपिसोड के साथ। और ये स्टोरी कम्प्लीटली जुऑन के ओरिजिन्स के ऊपर बनी हुई है, ना कि इसके मूवी के स्टोरी लाइन के ऊपर। तो मैं दो एपिसोड में ये सीरीज को कवर करूंगा जिससे कि आपको आसानी हो स्टोरी लाइन को समझने के लिए, क्योंकि इस सीरीज में टाइम जंप्स बहुत सारे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्टोरी की शुरुआत 3 कैरेक्टर्स के अराउंड होती है, जो कि है यासुओ ओडिजेमा जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, हारुको होंजो जो कि एक अपकमिंग एक्ट्रेस है और एक यंग लड़की है कियोमी कवाई जो कि हाल ही में अपनी माँ के साथ इस टाउन में शिफ्ट हुई है। आगे और भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जो मैं आपको एपिसोड्स के साथ बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टोरी स्टार्ट होती है पहले टाइमलाइन से जो कि है 1988, जहाँ पे हमें पता चलता है कि यासुओ ने हारुको को एक काम दिया था जो कि अपने बेडरूम की वॉइस रिकॉर्डिंग करना और उसकी टेप बना के यासुओ को भेजना। फिर हारुको ऐसा ही करती है और यासुओ को वो टेप भेज देती है। फिर यासुओ वो टेप सुनता है और उसमें से एक छोटे बच्चे की चलने की आवाज है और एक औरत की आवाज भी है। ये सब नेशनल टेलीविजन पे भी सुनाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया गया है कि एक्सपर्ट इस वॉइस रिकॉर्डिंग को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें पता चलता है कि यासुओ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है पैरानॉर्मल चीजों को लेकर और वो सीधा हारुको के बॉयफ्रेंड तात्सुया के पास पहुंच जाता है ताकि वो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके उस रिकॉर्डिंग के बारे में। फिर यासुओ तात्सुया का इंटरव्यू लेने लगता है। तात्सुया उसे बताता है कि वो हारुका को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, इसीलिए वो एक घर ढूंढ रहा था ताकि वो दोनों मिलकर एक शुरुआत कर सके। ऐसे ही घर ढूंढते ढूंढते तात्सुया को एक घर मिलता है जो कि बहुत ही चीप है, लेकिन वो घर कर्स्ड है, ये तात्सुया को नहीं पता था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी में हमें द ग्रज मूवी के गोस्ट कायुको और उसका बेटा नहीं दिखाए हैं, क्योंकि ये जो पीरियड है ये बहुत पहले का पीरियड है जब वो घर ऑलरेडी कर्स्ड था और जैसे जैसे उस घर में लोग मरते गए वहाँ पे उनकी स्पिरिट रह गई। लेकिन अब ये घर कर्स्ड कैसे हुआ, तो इसी के बारे में ये पूरी सीरीज बनाई गई है। सो बैक टू द स्टोरी। फिर तात्सुया उस घर में जाने के बाद उसे एक लेडी और एक उसके हाथ में बच्चे की स्पिरिट दिखती है और उसी के बाद तात्सुया कर्स्ड हो जाता है। फिर तात्सुया ये डिसाइड करता है कि वो वहाँ पे कभी नहीं रहेगा और उसके कोई भी फैमिली मेंबर को उस घर में आने नहीं देगा। लेकिन तात्सुया को ये नहीं पता था कि उसके साथ साथ हारुको को भी कर्स लग चुका है, क्योंकि दोस्तों ये कर्स एक वायरस की तरह है जो कि सिर्फ घर में जाने वाले को ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी अफेक्ट कर देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि तात्सुया हारुको को अपने मॉम से मिलाने के लिए उसके घर लेके जा रहा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हारुको को विजन्स आने चालू हो चुके हैं और फिर डर कर हारुको तात्सुया के घर में चली जाती है और फिर अचानक से हारुको के सामने वो लेडी और उसके बच्चे की स्पिरिट सामने आ जाती है और हारुको डर के मारे चौंक कर उठ जाती है और उसे पता चलता है कि वो बस एक सपना था और कुछ नहीं। लेकिन फिर हारुको को एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि तात्सुया की मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पहली मौत हमें तात्सुया की दिखाई है। फिर हम देखते हैं अगला शॉट सीधा तात्सुया की फ्यूनरल में, जहाँ पर तात्सुया की माँ हारुका को रिक्वेस्ट करती है कि वो आखिरी बार उसके मरे हुए बेटे का चेहरा देखे और फिर हारुका तात्सुया का चेहरा देखने के लिए राजी हो जाती है और जैसे ही वो उसका चेहरा देखती है वो एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि तात्सुया का चेहरा बहुत ही क्रीपी होता है और उसके आंखें और मुंह दोनों भी खुले के खुले रहते हैं, जैसे कि मानो उसने अपनी मौत खौफनाक तरीके से देखी है। और यहीं पे हारुका और यासुओ की 1988 की टाइमलाइन की कहानी खत्म होती है।
मीनवाइल 1988 के टाइमलाइन में ही हम दूसरी तरफ देखते हैं कियोमी के कैरेक्टर को, जो कि हाल ही में अपनी माँ के साथ इस टाउन में शिफ्ट हुई है। और हमें पता चलता है कि कियोमी की माँ ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है और वो उसे कुछ करने ही नहीं देती, हमेशा उसको गाली देती रहती है। और दोस्तों यही नहीं, कियोमी की माँ उसके ऊपर एक आरोप भी लगाती है कि कियोमी उसके डैड को सेड्यूस करती थी, इसके लिए कियोमी के डैड उसको छोड़कर चले गए। मतलब कैसी वाहियात किस्म की औरत है ये। और गाइस हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि कियोमी मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है अपनी माँ की वजह से। और दोस्तों कियोमी के माँ का अफेयर उसके टीचर के साथ भी चालू है। हाँ, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अब ये सब के साथ साथ हमें एक एम नाम का कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एक सीरियल किलर है और छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके उन्हें मार देता है। अब इस कैरेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है वो हमें आगे सीरीज में पता चलने वाला है। फिर आगे हम देखते हैं कि कियोमी माई और योशी से दोस्ती करती है और माई और योशी कियोमी को उसी कर्स्ड हाउस में लेकर जाते हैं, ये बोल के कि वो एक कैट मैंशन है और वहाँ पे काफी सारी कैट्स है। और कियोमी बिना सोचे वहाँ पे जाने का फैसला करती है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके माँ से उसको भी ब्रेक चाहिए था। अब माई और योशी यूडाई नाम के एक लड़की को भी इनवाइट करती है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि माई और योशी ने कियोमी को फंसाया है और यूडाई कियोमी का रेप करता है। जहाँ पर कियोमी का रेप हो रहा है वहाँ पर योशी कियोमी की तस्वीरें खींच रही है और इसी दौरान हम माई को कैट की आवाज निकालते हुए देखते हैं। यानी अब हमें पता चल चुका है कि माई भी कर्स्ड हो चुकी है। रेप हो जाने के बाद कियोमी उसके दुखी हालत में कैट को लेकर ऊपर वाले कमरे में जाती है और वहाँ पे जाकर खुद को एक क्लोजेट में बंद कर देती है और वहाँ पे रोने लग जाती है। और उसी दौरान कियोमी को वही गोस्ट लेडी दिखती है और कियोमी जोर से चिल्लाने लगती है और इसी के साथ कियोमी भी कर्स्ड हो जाती है। अब यूडाई और कियोमी वहाँ से चले जाते हैं योशी को वहाँ पर अकेला छोड़ के, क्योंकि माई अब तक मिली नहीं है और वो गायब हो चुकी है। और अब योशी को चिंता हो रही है। अब माई कहाँ गई है ये किसी को नहीं पता है। टीचर भी योशी से पूछताछ करते हैं माई के बारे में और उसे बताते हैं कि माई को आखिरी बार डिस्को के बाहर देखा गया था, वही डिस्को जहाँ पर योशी, माई और उसके फ्रेंड्स पार्टी करने जाते हैं। और आगे हम देखते हैं योशी डर के मारे कियोमी को उसके रेप के टाइम खींचे हुए सारे फोटोज लौटा देती है और योशी अपने फ्रेंड माई को ढूंढने उसी डिस्को में जाती है। फिर योशी को माई मिल जाती है वही डिस्को में, लेकिन अब माई पजेस्ड है और वो योशी को वहां से लेके जाती है और इसी के साथ योशी और माई इस टाइमलाइन से पूरी तरह से गायब हो जाती है। उसी दूसरी तरफ कियोमी यूडाई को ब्लैकमेल करने लगती है कि वो उसके मॉम को जान से मार डाले, नहीं तो वो सारे फोटोग्राफ्स पुलिस के हवाले कर देगी और यूडाई को सजा दिलाएगी। डर के मारे यूडाई कियोमी की माँ को टेलीफोन से मार मार कर उसकी जान ले लेता है और कियोमी सारा इल्जाम उसके टीचर पर डाल देती है और टीचर को मर्डर के केस में सजा हो जाती है। और दूसरी तरफ कियोमी उसी रात यूडाई के साथ टाउन छोड़कर चली जाती है, लेकिन हमें ये देखने मिलता है कि अब यूडाई के मन में कियोमी के लिए डर है, लेकिन फिर भी वो कियोमी के साथ चला जाता है। और यहीं पर 1988 की पूरी टाइमलाइन खत्म होती है एपिसोड 2 के साथ। अब इसके आगे क्या होगा, क्या यासुओ और हारुको कियोमी के स्टोरी से कनेक्टेड है, ये मैं आपको एपिसोड 3 और 4 के एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो खत्म करते हैं। तो जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ।